भाई, हम बात कर रहे हैं सर छोटूराम के जन्मदिन पे, सर साहब के। उन्होंने कभी भी विक्टिमहुड की राजनीति नहीं करी। विक्टिमहुड की राजनीति आज के दिन हो रही है। उन्होंने किसी का छीन के किसी को नहीं दिया। उन्होंने ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ कि वो बनिया के खिलाफ थे। सच्चाई बात यह है कि आप उनके पूरे लेखन देखिए, उनकी जो स्पीचेज है वो सुनिए। वो साहूकार शब्द इस्तेमाल करते हैं। साहूकार किसी भी जाति से हो सकता था। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि काफी साहूकार उस समय उनकी ही जाति से थे। तो वो उन्होंने जो कानून बनाया वो साहूकारों के खिलाफ था, ना कि किसी जाति के खिलाफ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर रोहतक के अंदर मौजूद है। रोहतक में जाट शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके अंदर योगेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि संस्थान पहुंचे किस तरह का है। सर, आज ये कार्यक्रम किया गया है, संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, संस्था का स्थापना दिवस नहीं, छोटूराम जी का रहबर आजम का जन्म दिवस। बहुत खुशी कि उनके जन्म दिवस में मैं के समारोह में शामिल हूं। तो इस तरह के पहले भी प्रोग्राम पहुंचे सर? नहीं, इस संस्था के प्रोग्राम में तो आप आर्मी से रिटायर्ड हैं और आपके वहाँ आर्मी के अंदर ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। हरियाणा गौरव। हाँ, आर्मी तो डिसिप्लिन और ट्रेनिंग दो ही चीज़ें हैं। तो चौधरी छोटूराम जी के बारे में क्या कहेंगे? छोटूराम जी को देखिए, आप उनका अगर जीवन काल देखें, वो लगभग 64 वर्ष जिए हैं और उसमें से उनका जो राजनीतिक जीवन है वो लगभग 32 साल का है। 1912 में शुरू होता है और 1944 में के मतलब जनवरी 1945 में उनका देहांत हो जाता है। तो लगभग 32 साल। इस 32 साल में उन्होंने जो फंडामेंटल चेंज, जो मौलिक बदलाव जो उन्होंने समाज में समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के आर्थिक हालत और उनके सोचने में जो उन्होंने किया वो कमाल की बात है। आपको ऐसे उदाहरण बहुत कम मिले। तो पॉलिटिकली भी उनका ज़्यादा विरोध रहा है, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिए है गरीब और कमेरा वर्ग को लेकर। एक्चुअली ना, वो विरोध नहीं, एक प्रोपगेंडा रहा है। देखिए, आप कुछ आंकड़े देखिए। 1910 से और 1945 के बीच का जो हरियाणा था वो 90% गांव में रहता था। उस 90% का बड़ा हिस्सा, लगभग 61%, वो कृषि, अपने आप को कृषक घोषित करता था। उस 61% हिस्से के लिए उन्होंने काम किया। क्या काम किया? उन्होंने एक मंडी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। उन्होंने ऋण व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की। जो चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज जो लग रहा था उसको बंद कराया। उन्होंने किसी का छीन के किसी को नहीं दिया। उन्होंने ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ कि वो बनिया के खिलाफ थे। सच्चाई बात यह है कि आप उनके पूरे लेखन देखिए, उनकी जो स्पीचेज है वो सुनिए। वो साहूकार शब्द इस्तेमाल करते हैं। साहूकार किसी भी जाति से हो सकता था। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि काफी साहूकार उस समय उनकी ही जाति से थे। तो वो उन्होंने जो कानून बनाया वो साहूकारों के खिलाफ था, ना कि किसी जाति के खिलाफ था। दूसरी बात थी शहर के खिलाफ। दूसरा उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो शहर के खिलाफ थे। उस समय के जो पंजाब था जिसका हम हिस्सा थे, उसका जो पब्लिक फंड आता था वो 100 का 100% कृषि से आता था और खर्च 100 का 100% होता था शहरों में या बाकी जगहों पे। उन्होंने इस व्यवस्था को रेवेन्यू मिनिस्ट्री के तौर पे बदला। उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल कृषि को सुधारने में, सिंचाई के साधन खड़े करने में, इनमें किया। तो इनमें से कोई भी चीज आप मुझे ये बताइए किसी और का विरोधी कैसे?
जहां तक 61% की तो हमने बात की, बाकी जो 30% गांव में बच गया था, जो आप हैं, उन्होंने मंडी व्यवस्था में साप्ताहिक अवकाश का कानून बनवाया। उन्होंने 8 घंटे के काम का कानून बनवाया। क्या ये मजदूरों के हक में नहीं था? एम्प्लॉइज के हर एक उसमें था बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या थी कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उनका जो समर्थक वर्ग था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। भाई, कैलकाटा वगैरह में कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई थी 1857 में। हमारे यहाँ पे कॉलेज आगे बना 1944 में। उसमें से पढ़ के जो निकले, वो जाके और कहीं ऐसी जगह जहां उनकी आवाज सुनाई जा सके, वो 1970 में आए। इस दौरान 47 से 70 के बीच में प्रोपेगेंडा दबा के हुआ रहबर आजम के खिलाफ। तो बिल्कुल जी, बातचीत कर लेते हैं। आप आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी में जाने का सपना आपका था या घर वालों का था? अब क्या थोड़ी झूठ बोलूं? नहीं, जो नहीं, देखिए देखिए देखिए, सपना तो मेरे पिता का था। हम एक सैनिक परिवार हैं। मेरा बेटा छठा पीढ़ी है जो सेना में कार्यरत है। तो मेरे पिता नहीं चाहते थे कि ये श्रृंखला टूटे। तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं एक्चुअली आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहता था। तो लेकिन बस उन्होंने कहा और मैंने मान लिया, फौज में चले। आर्मी में रहते हुए कोई ऐसी ऑपरेशन जो आपके रहते हुए कंप्लीट किया हो? हाँ, मेरा सौभाग्य रहा है। मैं कई जगह युद्ध जैसी स्थितियों में काम किया है। जैसे सियाचिन का आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है बैटलफील्ड, वो वहां पे मैंने अपनी कंपनी को कमांड किया है अच्छे लंबे समय के लिए। उसके अलावा जो काउंटर इंसर्जेंसी है या कारगिल युद्ध के दौरान। तो क्या स्थिति रही थी उस वक्त की सर? क्या स्थिति रही थी उस वक्त की सर? कुछ नहीं, अपना काम कर रहे थे। नहीं, सामने जैसे दुश्मन है, रोज एक तरफ आपका है, फायरिंग वायरिंग का। देखिए, जब युद्ध की स्थिति होती है तो आपका ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, ये दो चीजें हावी हो जाती हैं। आपको जो काम मिला है वो आपको पूरा करना है। आपकी ट्रेनिंग आपको वो करने का रास्ता दिखाती है। तो क्या संदेश देंगे सर लोग? भाई, हम बात कर रहे हैं सर छोटूराम के जन्मदिन पे, सर साहब के। उन्होंने कभी भी विक्टिमहुड की राजनीति नहीं करी। विक्टिमहुड की राजनीति आज के दिन हो रही है, जिसके अंदर हर एक वर्ग को ढूंढ ढूंढ के ये बताया जा रहा है तुम्हारे साथ तो ये बेइंसाफी हुई, और उसको एक वोट बैंक के तौर पे इकट्ठा किया गया। सर छोटूराम ने एम्पावरमेंट की राजनीति की। उन्होंने लोगों को बोला अपने आप को एम्पावर करो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो भी उन्होंने साधन किए, कानून बनाए, वो लोगों को एम्पावर करने के थे। उसके बाद उन्होंने लोगों पे छोड़ दिया। तो मैं तो आज के युवा को, हमारा तो समय हो चुका है, मैं आज के युवा को यही संदेश दूंगा, भाई हिम्मत दिखाओ, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल योगेंद्र सिंह जी। ये झज्जर से आते हैं, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से युवाओं को आगे आकर अपना सफलता को चुनना चाहिए। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।